सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट टैक्सेशन। टैक्स फाइल करने से लेके कौन सा तरीका है जहाँ से टैक्स सबसे कम देना पड़ सकता है, मैं कौन सा मेथड्स यूज़ करता हूँ, क्या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, क्या यूजेटी पे अगर मैं पे आउट दे रहा हूँ तो मेरे को कितना 34% टैक्स देना पड़ेगा या 30% जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। सारा चीज़ कौन कौन सा रेगुलेशंस आपके ऊपर अप्लाई होता है अगर आप फॉरेक्स में प्रॉप ट्रेडिंग करना है, कौन सी कैटेगरी में फॉरेक्स प्रॉप फॉर्म आता है, क्या ये लीगल है इलीगल है, सारा चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसे आप आराम से देखो एंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, क्योंकि आप लोग 90% लोग जो डेटा कहता है वो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइब्ड है। तो गाइज अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे गिवअवेज वगैरह नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है हम फटाफट से देते रहते हैं। गाइज बिफोर वी स्टार्ट सिंपल सा डिस्क्लेमर ये है कि मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी अलग अलग वीडियोस को वॉच करके लिया है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको यूज करना है तो आप यूज करना, बट आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जो प्रोफेशनल उनसे जरूर कंसल्ट करें। एंड गाइस मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप सब चीज समझ जाने वाले हो कि मैं टैक्स कितना भरूं, कौन से कैटेगरी में टैक्स भरूं, कितना मेरे को टैक्स भरना है एंड कैसे आप टैक्सेस को बचा सकते हो। तो वॉच करना भाई पूरा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से जो रेगुलेशंस है हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं अगर हम फॉरेक्स में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो रेगुलेशन अप्लाई होता है वो है फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो दूसरा अप्लाई होता है क्योंकि हम क्रिप्टो में ट्रांजेक्शंस करते हैं, दैट इज क्रिप्टो टैक्सेशन। तीसरा जो रेगुलेशंस अप्लाई होता है हम पे दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंड चौथा है क्योंकि हम इनकम नहीं भरते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या छुपाते हैं, तो दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि हम इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते। पांचवा है गाइस जीएसटी। अब जीएसटी है कि नहीं वो हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये कुछ 5 जो रेगुलेशंस है, 5 जो हमारे इंडिया के फेमस रेगुलेशंस है वो आपके ऊपर इंप्लाई होते हैं अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो। तो इस वीडियो में 1 बाय 1 करके हम चलेंगे कि कौन कौन से रेगुलेशन से कैसे बचना है, कैसे टैक्सेशन फाइल करना है, प्लीज सब चीजें डिटेल में होने वाला है। तो गाइस हम बात करते हैं इंडिया में क्या प्रॉप ट्रेडिंग करना लीगल है इलीगल है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया में ना ये लीगल है ना ये इलीगल है, बिकॉज यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज है वो फॉरेक्स प्रॉप फर्म के लिए बनी नहीं इंडिया में, फॉरेक्स ब्रोकर के लिए है बट फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स के लिए नहीं है। तो ये एक ग्रे एरिया है, दैट्स वाई जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो सारा चीज़ लूप होल पे चल रहा है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा या कोई कहीं लिखा नहीं कि प्रॉप फर्म में आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट क्योंकि आप फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रेड नहीं कर सकते, ओवरऑल फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करते, तो लोग कहते हैं कि इसमें भी ट्रेड नहीं कर सकते। बट हमारे पास एक्चुअल में कोई रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने बहुत सारा लिस्ट निकाला था, एफटीओ वगैरह उसमें थे, फंडेड नेक्स्ट जैसे कंपनीज थे, तो हमें लगा कि भाई प्रॉप फर्म भी हो सकता है बैन। एग्जैक्ट तो ये है बट कोई ऐसा पर्टिकुलर कहीं वर्ड्स नहीं लिखा किसी एक्ट में कि भाई आप प्रॉप फर्म पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो गाइस आप जो अपनी सर्विसेज रेंडर करोगे किसी भी कंपनी को या टैक्सेशन में जो बात करोगे अपने सीईओ को जो बताओगे, दैट इज आप रिसर्च एनालिस्ट की कैटेगरी चूज कर सकते हो वाइल फाइलिंग टैक्स। आप कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन जो भी बिजनेस होता है उससे रिलेटेड आप अपना टैक्स भर सकते हो, लेकिन जो सबसे फिट बैठता है दैट इज रिसर्च एनालिस्ट। तो गाइस हम पहले रेगुलेशंस की बात करते हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी इंडियन बंदा किसी बाहर के ब्रोकर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकता अकाउंट वाइज। लेट्स सपोज मैं एक बंदा हूं जो इंडिया में ट्रेड कर रहा हूं फॉरेक्स पे और मैंने किसी अमेरिकन कंपनी पे अपना अकाउंट खोला एंड उस अमेरिकन कंपनी से मेरे पास मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आया, या मैंने अपने सेम अकाउंट से किसी बंदे को अमेरिकन कंपनी के अकाउंट में अगर मैंने डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करी तो मैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत वॉल्यूशन करता हूं एंड उस पर जो भी मेरा जो रूल है अप्लाई होता है, जो मेरे को फाइन्स है वो पड़ेंगे, जो भी मेरी पेनल्टीज बनती है फिर मैं उस एक्ट के हिसाब से मेरे को पड़ेगी। दूसरा जो रेगुलेशंस आता है दैट इज क्रिप्टो टैक्सेशन, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो में इंडिया में गवर्नमेंट ऐसे करती है कि हम इसको रेगुलेट भी नहीं कर रहे और बट हम छोड़ेंगे भी नहीं, तो चीजें बहुत टर्मोइल है, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। बट जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने बहुत सारे सीईओ की वीडियोस देखने के बाद निकाली है, तो उसमें यह है कि कोई भी पैसा आपके पास आता है तो वो 30% टैक्सेबल है, 30% प्लस उस पर कुछ अलग भी टैक्स है, मतलब 34% के अराउंड टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि आपने उसे खरीदा नहीं है, तो ये ट्रीट होगा एज अ फ्री एयर ड्रॉप। मतलब जो एयर ड्रॉप वाली कैटेगरी है ना, एयर ड्रॉप में जो टैक्स लगते हैं क्योंकि आपको कहीं से रिसीव हुआ है, आपने खरीदा नहीं है, रिसीव हुआ है, तो उस केस में ये 30+ % टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इसको कैसे बचाना है वो हम इस वाले वीडियो में डिटेल में बात करने वाले आगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। दूसरा हम बात करते हैं गाइज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। गाइज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा जो हवाला जो टर्म है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें जल्दी चीज़ें बैल भी नहीं होती। छोटी सी आप गलती जो करते हो वाइल बाइंग यूएसडीटी या सेलिंग यूएसडीटी, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपने लूप होल में फंसे तो आपका अकाउंट भी जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। गाइज पहले जो हवाला होता था जो कैश में होता था, उस समय क्रिप्टो करेंसी उतना फेमस नहीं था, तो लोग क्या करते थे, लेट सपोज कोई बंदा है जिसको दुबई में उसका दिरहम चाहिए यानी एईडी चाहिए, ठीक है, और वो बंदा इंडिया का है, तो अब क्या करेगा, वो हवाला वाले के पास जाएगा, अपना इंडियन कैश
उस बंदे को देगा जो आंगड़िया जिसको हम बोलते हैं, एंड वो बंदा जो दुबई में उसका जो बंदा बैठा हुआ है उसको बोले कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान को इतना एडी दे दे। तो गाइस यहाँ पे हुआ क्या है, पैसा इंडियन पैसा इंडिया में रह गया, दुबई का पैसा दुबई में रह गया, बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई, ना बैंक को पता चला ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता चला। तो ये टिपिकल हवाला ऐसा काम करता है, जो अंगड़िया का सिस्टम है वो ऐसा काम करता है। बट अब एक मार्केट में नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है हवाला के लिए, विच इज यूएसडीटी। अब मैक्सिमम जो हवाला है और यह गलत चीज़ों के लिए जो फंडिंग है वो यूएसडीटी में जा रही है, यानी लोग सिंपल क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करके चीज़ें वॉयलेट कर रहे हैं। अब कैश वाला मेथड बहुत कम काम कर रहा है, सिंपल किसी के पास कैश है वो यूएसडीटी खरीदता है, वहाँ जाता है एंड वहाँ का करेंसी बेच देता है। अब कैसे आपको बाय करना कैसे सेल करना वो हम आगे देखेंगे। यूएसडीटी अगर आप काम करते हैं तो आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में आ सकते हैं। तीसरा चीज़ है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। अब गाइस क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा टाइप का इनकम भरना है, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं, यहाँ पे ग्रे एरिया है, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें टैक्स भरे ही ना। एंड मैक्सिमम लोग आई कैन बेट कि टैक्स नहीं भरते इंडिया में, बट आपको टैक्स नहीं भरने की वजह से 300% की फाइन लग सकता है एंड उसके ऊपर अदर कॉम्प्लिकेशन अलग से हो सकती है। एंड जो लास्ट गाइस है दैट इज सेबिका। सेबिका आपको पता है कि अगर आप किसी भी अदर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे अगर अपना काम करते हैं अपना इंडियन केवाईसी का यूज़ करके, तो आप बहुत सारा जो वॉल्यूशंस है सेबिका करते हैं, बहुत सारे चार्जेस आपके ऊपर लग जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपको एक मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ, ये सारे रेगुलेशंस के आप अंडर फॉल करते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को वॉयलेट करते हैं तो आपके ऊपर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि अच्छा कैसे टैक्स फाइल करना है, कैसा यूजुअल एक सेफेस्ट वे है पे आउट को लेने का इंडिया में, कैसे हम उसको दिखा सकते हैं, कैसे अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं, एंड साथ ही साथ मैं कौन से मेथड यूज करता हूँ एंड मेरा क्या राय है इस पर्टिकुलर चीज को लेके, वो सारा इस वीडियो में कवर होगा। तो गाइस हम बात करते हैं फटाफट से स्टेप बाय स्टेप कि टैक्सेशन को आखिर फाइल कैसे करना है। तो गाइस आपको पता है इस कौन सी कैटेगरी में है हम लोग, वी आर मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, या आप बोल सकते हो रिसर्च एनालिस्ट, कि हम अपनी सर्विसेज किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, और वो डॉलर्स में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, सबसे जो ये जैसे सारी चीज़ें हैं ना, ये मोटा मोटा मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर देंगे आखिर एक नॉर्मल जो प्रोफॉर्म है उसका साइकिल क्या है। तो गाइस आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे प्रोफॉर्म्स आते हैं, कुछ रजिस्टर्ड है कुछ रजिस्टर्ड नहीं है। अब जो रजिस्टर्ड प्रोफॉर्म्स हैं जैसे जो पुराने हैं वो डायरेक्ट आपको स्विफ्ट नेटवर्क से पैसा देते हैं, यानी वहाँ से पैसा उनके बैंक अकाउंट से पैसा सीधा आपके इंडियन बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, और यहाँ पर टैक्सेशन भी इजी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैटेगरी में जाके आप सिंपल यहाँ पर टैक्स ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो का कोई लोचा ही नहीं है। ठीक है, और ये मैक्सिमम फ्यूचर्स फॉर्म्स होती है, तो फॉरेक्स से भी आप बच जाते हो थोड़ा सा, मतलब इसमें थोड़ा ट्विक करके आप फॉरेक्स से बच जाते हो। तो गाइस हम बात करते हैं कि जो न्यू प्रोफॉर्म्स है या जो नॉन रजिस्टर्ड प्रोफॉर्म है या जो आजकल के प्रोफॉर्म्स है, इनसे कैसे डील करना है। अब ये आपका पे आउट है, $10 रिप्रेजेंट योर पे आउट। अब आपके पास पे आउट आया तो आपके पास दो मेथड होते हैं, एक तो आप फॉर्म से डायरेक्ट पे आउट ले लो यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, एंड दूसरा विच इज मोर पॉपुलर जो राइज है। गाइस अब जो पहला प्लेटफॉर्म था, अब ये किसके लिए सूटेबल है, जहाँ पे अमाउंट छोटा है तो कंपनी डायरेक्ट आपको यूएसडीटी में दे देती है या इथेरियम में दे देती है भाई कि भाई छोटा अमाउंट है, बट ये लिमिटेड प्रोफॉर्म्स के साथ ही अवेलेबल है, ये सर्विसेज ज़्यादा प्रोफॉर्म नहीं देती। सारी जो मैक्सिमम जो प्रोफॉर्म्स है वो इन मेथड्स का, यानी ये थर्ड पार्टी पेरोल सॉफ्टवेयर से इनका यूज़ करती है, क्योंकि कंपनी के लिए भी ईजी होता है। अब गाइस यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर जैसे ही आपका पे आउट आए तो आपके पास मोटा मोटा 3 तरीका है अपना पे आउट को अपने पास तक लेने का। द फर्स्ट इज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी बैंक अकाउंट, आप किसी इस कंपनी को बैंक अकाउंट देते हो, ये लोग अपने कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा देते हैं यूजिंग स्विफ्ट नेटवर्क। गाइज ये एक सही तरीका, बट प्रॉब्लम कहाँ से आने लगी, जब ये कंपनियां भी आपने जो अकाउंट दिया उसमें P2P करवा दिया यूजिंग एनी इंडियन बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब वो आपको पता नहीं है कंपनी जो P2P कराती है, यहाँ पे पता नहीं कि वो जो अकाउंट है वो हो सकता है इससे पहले किसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या स्कैम की एक्टिविटी में फंसा हुआ था, तो उससे पैसा आया तो आपका अकाउंट भी हिट होता है, आप भी उस टर्म को वॉयलेट करते हो, तो यहाँ पे आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस जाओगे अगर आपने इस राइज के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर लिया तो, क्योंकि सेंडर आपको पता नहीं, जो पीछे बंदा पैसा आपको भेज रहा है, क्योंकि चीज़ें कब तक सही थी जब कंपनी डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डाल रही थी, क्योंकि कंपनी थी वहाँ पे, बट कंपनी ने भी P2P जो सेंट्रलाइज जैसे बाइनेंस पे P2P होता है वैसे बंदे का यूज़ किया एंड आपके अकाउंट में INR डलवा दिया, पैसा इंडिया से आया है। अब जो बंदे ने आपको पैसा भेजा है उसके पास पैसा कहाँ से आया, हो सकता है किसी स्कैम का पैसा, हो सकता है किसी जो केस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा हो उसके अकाउंट से रिलेटेड हो, क्योंकि और अथॉरिटीज़ के पास 3-4 नेटवर्क्स का पूरा जो 3-4 चेन है, यानी आपको अकाउंट में जिसने पैसा भेजा वो अकाउंट में फ्रीज होगा, आपके अकाउंट में पैसा आया तो आपका अकाउंट में फ्रीज होगा, आपने जिसको भेजा है वो अकाउंट में फ्रीज होगा, एंड आपको फिर साइबर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये वाला जो मेथड है आपको यूज़ ही नहीं करना।
ठीक है, यानी यहाँ पे P2P नहीं करना। अगर डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर दे रही है, जो आई थिंक 30% अभी राइज कर रहा है, बाकी 70% वो लोग यही मेथड यूज़ करते हैं इंडिया में, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आई थिंक आप इस ये दूसरा एंड गाइस जो दूसरा मोटा मोटा आपको तरीका मिलता है विच इज़ ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, या हार्डवेयर वॉलेट। अब गाइस हार्डवेयर वॉलेट आप लोगों को पता नहीं कि हार्डवेयर वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या ट्रस्ट वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये दोनों के बाद आप ट्रस्ट वॉलेट से यूज अपना पे आउट ले सकते हो। दूसरा है कि आप एनी हार्डवेयर वॉलेट में ले सकते हो। तीसरा रेडर पे में आप ले सकते हो। राइज के बाद, राइज, डील, वाइज, इन तीनों के बाद आपके पास ये ऑप्शंस बचते हैं अपने पे आउट को लेने का, या कैश P2P कर सकते हो। ये सारा चीज़ पे हम नीचे बात करेंगे। टैक्सेशन जो हम बात करेंगे कौन से पे टैक्स करना है, कैसे तरीके से, सब चीज़ हम बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है गाइस विच इज़ बाइनेंस, CoinDCX, या कोई भी इंडियन रजिस्टर्ड, जो इंडियन फाइनेंस उसके रजिस्टर्ड कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आप चाहे तो उन पे ले सकते हैं। ये तरीका है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा तरीका सेफ है, कौन सा तरीका सेफ नहीं, हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इन अलग अलग कैटेगरी का कैसे टैक्स फाइल करेंगे, ठीक है। अब सिंपल हम देखते हैं जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है उसका सिंपल आपको भाई दिखा सकते हो कि भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, एंड जो भी उसके हिसाब से आप टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है आप सिंपल टैक्स भेजिए। अपने CEO को बोलिए कि भाई मैं रिसर्च एनालिस्ट की कैटेगरी में मेरे को आप यूज़ कर सकते हो। उसका कोड आपको मिल जाएगा यूजुअली अगर आप इंटरनेट पे वो करोगे तो सिंपल उसका ये है। आपको इसमें P2P नहीं करना, यानी अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को डायरेक्ट ट्रांसफ़र आ जाए तो उस चीज़ को आपको गाइस अवॉइड करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा किसी भी ऐसे बंदे के पास से आ सकता है जो आपका अकाउंट फ्रीज करा है, पैसा भी गया, सब चीज़ गया। तो गाइस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का मैंने समझा दिया कि टैक्सेशन कैसे बात करना है। अब हम गाइस बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट। अब जो भी पैसा आपके ट्रस्ट वॉलेट में हिट हुआ, लेट सपोज आपको पे आउट आया $1000 का। अब $1000 जो ट्रस्ट वॉलेट में आपने रखा एंड किसी भी तरीके से वो ट्रस्ट वॉलेट गवर्नमेंट के पास पता चल गई, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो केस करते हैं, अब ये जैसा ही पैसा आया, अब ये ट्रस्ट वॉलेट में पैसा आया या हार्डवेयर का जो पैसा है, या तो ये क्या करते हैं, अब ये बंदे सीधा किसी भी FIU रजिस्टर्ड, यानी जो फाइनेंस जो अपना रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उसके ऊपर ये USDT को बेचते हैं। अब इस वाले एक्सचेंजेस पे आपकी KYC हो रखी है, राइट। अब जैसी KYC हो रखी है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये जो ट्रस्ट वॉलेट है ये आपका है, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हो किसी का भी। आप सिंपल अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, जैसे अगर मुझे ट्रॉन का पता करना है, ट्रॉन से एक्सचेंज करना है, TRX स्कैन, ये सिंपल सा एक वेबसाइट पे जाऊंगा ना, ट्रॉन एक्सचेंज, तो यहाँ पे मैं कोई भी सिर्फ हैश ID डाल के सारे ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकता हूँ, किस अकाउंट से आया, कितना आया। तो आप सोच रहे हो कि ट्रस्ट वॉलेट एक्सचेंज ट्रैकेबल नहीं है, गाइस ट्रैकेबल है अगर आप गलती करते हो तो। या अगर मेरे को किसी और का इथेरियम का कोई ट्रांजेक्शन ट्रैक करना है तो ईथर स्कैन, सीधा एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं अगर वहाँ डालता हूँ आपका सीधा हैश ID, तो मुझे पूरी ट्रांजेक्शन मिल जाएगी भाई इस अकाउंट से, यानी आपकी ट्रस्ट वॉलेट से। आपके जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी गवर्नमेंट की नज़रों में जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उसमें पैसा डाला है, तो आप हमें पंगा पड़ सकता है आपको। तो ये सिंपल गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सकती है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको गलती क्या नहीं करना है कि आपको ट्रस्ट वॉलेट में पैसा लेने के बाद उसको डायरेक्ट किसी भी FIO रजिस्टर्ड में ट्रांजेक्शन नहीं करना। अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप 30% से ज़्यादा टैक्स देंगे, बिकॉज आपके पास जो USDT आया तो एज पर क्रिप्टो लॉ अभी जो है आपके पास रिसीव हुआ है क्रिप्टो, एंड पूरा वो क्रिप्टो के हिसाब से टैक्सेबल होगा, यानी USDT के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे 30% प्लस जो 3-4% का वो है वो लगेगा, ऑलमोस्ट 34% के आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो है ये तो होगा ही होगा, राइट। आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट का भी पूरा एक्सेस दे दिया गवर्नमेंट को, पता चले भाई ये आपका वॉलेट है, क्योंकि आपने यहाँ KYC कर रखी थी, यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन करी, तो आप फंस गए। अब इस केस में कैसे नहीं फंसते हैं वो भी बताऊंगा नीचे इस वीडियो में, तो फटाफट से लाइक कर दो अगर आपने नहीं लाइक किया, अगर कुछ सेंस बन रहा है। दूसरा गाइस हम बात करते हैं कोई हार्डवेयर वॉलेट। अब सेम अगर आप हार्डवेयर वॉलेट में आपने सीधा राइस से सीधा हार्डवेयर वॉलेट में लिया, एंड सेम अगर आपने किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भेज दिया, बाइनेंस, CoinDCX, बहुत सारे जो भी हैं, तो भी आपने क्या करा, अपना KYC या डिटेल सीधा गवर्नमेंट को बता दिया, तो गवर्नमेंट यहाँ से भी ट्रेस कर सकती है। एंड जो टैक्स आपको इसमें भरना है, यानी डायरेक्ट 34% जो टैक्स है, 30% जो टैक्स है वो आपको यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से इसको एज एयर ड्रॉप ट्रीट करते हैं ना भाई, क्योंकि आपके पास USDT आया है, आपने खरीदा नहीं है, आपको पास आया है, तो वो एक एज एयर ड्रॉप ही ट्रीट होता है कि भाई आपके पास USDT आया है, आपके पास बाय का ट्रांजेक्शन नहीं है उसका,
तो इसलिए ये 34% टैक्स में जाएगा। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन है आपका रेडोट पे। तो गाइस रेडोट पे भी आपको पता है एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ऑल्दो इट्स नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट चाहेगी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना तो, क्योंकि रेडोट पे इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो दे आर नॉट लायबल टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, बट स्टिल कि वो कंपनी चाहे या वो इंडियन गवर्नमेंट अगर इन फ्यूचर के लिए वो बोले कि अगर आप हमारे किसी भी बंदे के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको इन फ्यूचर नोटिफाई करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हो सकती है। वो प्रीवियस डेटा कॉल आउट नहीं कर सकती लेकिन आने वाले टाइम की डेटा कॉल आउट कर सकती है, इतना पॉसिबल होता है गवर्नमेंट के पास। एंड गाइस ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप करो जब आपका जो ट्रांजेक्शन हो 10-15 लाख 20 लाख तक चल रहा है। अगर जैसे ही आपको बड़ा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो नीचे इस वीडियो में बताऊंगा वो भी जो मैं यूज़ करता हूँ वो कैसे है। ठीक है, तो यूएस रेडोट पे में भी आपके पास पैसा आया, आपने सीधा सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बेचा, आपको पता चल गया, गवर्नमेंट को चल गया भाई आपने यूएसडीटी मंगाया है, सिंपल 34% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे ही आपने डायरेक्ट क्रिप्टो को बता दिया कि मेरे पास क्रिप्टो आया था, तो आप मैटर नहीं करता कि आप प्रोफर्म से लेके आए हो, किसी ने आपको दिया है या किसी को आपको गिफ्ट मिला है, वो सीधा 30% से ज़्यादा टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सारा तामझाम करके क्रिप्टो को कैसे भी गायब करना है, यानी यूएसडीटी को गायब करना है, उसको कन्वर्ट करके कैसे करा के वो गायब करना, मतलब 30% वाले टैक्स कैटेगरी से हट जाओ, आप जो वही टैक्स दो जो आपके इनकम पे लगता है। तो आपको ये सारा झोल इसलिए करना है ताकि आप ये जो यूएसडीटी वाला मार्केट है इससे गायब हो जाओ। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है गाइस कैश P2P, एंड गाइस दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट ईजिएस्ट मेथड है कि आप कैश P2P कराओ। अब जो पैसा आपके राइज में आया या किसी जो भी आपने ट्रस्ट वॉलेट लिया उसमें आया, हाँ, अब जो ट्रस्ट वॉलेट आपके पास है उस ट्रस्ट वॉलेट से बार बार अपने किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मत ट्रेड करो। मतलब आप पहला बार आपका पे आउट आया, आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बेच दिया, यानी वहाँ पे आपने गवर्नमेंट को बता दिया कि भाई ये मेरा KYC और ये मेरा वॉलेट है, क्योंकि गवर्नमेंट कैन ट्रैक। अब दूसरा बार आपने सेम ट्रस्ट वॉलेट पे लिया, इस बार आपने कैश में निकाल दिया, तो गवर्नमेंट के पास तो सारा डेटा है ना, इस वॉलेट पे जो आ रहा है इसका मतलब इसका वॉलेट है। गवर्नमेंट कैन आस्क, गवर्नमेंट कैन सी, है ना। तो वो चीज़ मत करो, जो मेथड आपने एक बार यूज़ किया वही यूज़ करते रहो, या उसको चेंज करो तो वॉलेट ही बदल दो। अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी और वॉलेट मतलब किसी और मेथड को यूज़ करना चाहते हो तो चेंज दी वॉलेट, क्योंकि वॉलेट फिर कहीं और कनेक्टेड नहीं हो, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कनेक्टेड ही नहीं हो। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करनी है, अगर आप कैश में डील कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज चेंज योर बैंक अकाउंट। बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जिनका लिमिट बहुत कम होता है, यानी अगर साल का 2 लाख आपने डिपॉजिट कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, बैंक फ्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने आज से पहले कभी इतना फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन करा नहीं है, इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किया नहीं है। अब आपको 100K का अकाउंट पास होता है, आपने 2-3% पे आउट मारा, सीधे 3 लाख रुपए डिपॉजिट हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट को वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती, मतलब वहाँ से बैंक को एक नोटिफिकेशन जाता है कि भाई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं वो सीधा। फिर आप बैंक में जाओ, उनको बताओ, और आपने बता दिया फॉरेक्स किया है, तो तुरंत वो भाई साहब वही जज बन जाते हैं, तुरंत आप अकाउंट बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रोफर्म थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे लेवल पे चले गए हो, अकाउंट को अपग्रेड कराओ, स्टूडेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जीरो अकाउंट, इन सबको गायब करो, एक प्रॉपर बैंक में अकाउंट खुलवाओ जिसको थोड़ा बहुत चार्जेस भी आप पे करो, एंड उसके बाद उनसे एक फॉरेक्स कार्ड मांगो ताकि चीज़ें ईजी रहें। और ऐसा अकाउंट खुलाओ जिसका लिमिट थोड़ा ज़्यादा हो, तो अगर आप ट्रांजेक्शन भी करते हो तो आपको उनको प्रॉपर पता हो कि भाई ये बंदे ने मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह करता है तो इसकी ट्रांजेक्शन बाहर से भी आती है, यानी इसके पास ऐसा पैसा आता जाता रहता है, उनको ऐसे ये लगना चाहिए। अचानक से पैसा आ गया तो दिक्कत हो सकता है। अब जो कैश की ट्रांजेक्शन है वो आप एक बिजनेस के आप उसमें दिखा सकते हो, हाँ, बट ये होना चाहिए कि आपका ये जो पैसा है कैश में आप कर रहे हो एक पैटर्न में करो। ऐसा नहीं कि मतलब अगर अनयूजुअल पैटर्न रहेगा, आज आप यहाँ से डिपॉजिट कर रहे हो, कल किसी और यहाँ से लोकेशन से डिपॉजिट कर रहे हो, या कल किसी और तरीके से, तो अगर डिफरेंट लोकेशन से अगर आप ये पे आउट ये जो पैसा है ये डिपॉजिट कराते हो तो बैंक वहाँ पे फ्लैग कर सकता है आपको कि भाई आप अलग अलग मेथड से अलग अलग बंदा आपको पैसा क्यों भेज रहा है। तो आप अगेन कहाँ फॉलो करोगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी के अंदर फॉलो कर जाओगे जो रेगुलेशन है। तो आपको जो मेथड यूज़ करना है, कोई एक बंदा आपको P2P वाला मिल गया, उसको पकड़ के जो नोन हो, क्योंकि अननोन से ट्रांजेक्शन क्यों नहीं करनी आपको मैंने बताया। खैर हम कैश की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन कोई सीन नहीं है, तो बस जो डिपॉजिट कराओ आप एक रेगुलर बंदा, जो रेगुलर आप जिससे ले रहे हो उससे ही कराओ, सो दैट अलग अलग नोटिफिकेशन ना जाए बैंक के पास। अब गाइस कैश में लेने के बाद ये टोटल आप एक बिजनेस इनकम की तरह दिखा सकते हो, एंड बिजनेस इनकम पर कितना टैक्स बन रहा है वो आपकी स्लैब के ऊपर है, आप कौन से स्लैब में फॉल करते हो, एंड वो सारा सीए आपके सॉर्ट आउट कर देगा। बट ये बताने का सिंपल रीजन है कि कौन से वाले में आप गवर्नमेंट को ऐसे दिखाते हो कि भाई मेरा इतना पे आउट आ रहा है, कौन से वाले में नहीं। तो सिंपल अभी तक क्या समझ में आया कि आपको कोशिश करनी है कि कैश वाला जो मेथड है वो यूज़ करना है, या अगर आपको ऑनलाइन P2P करनी है तो नीचे इस वीडियो को पूरा देखो वो कौन सा मेथड है जिसकी वजह से आप बच सकते हो, कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तीसरा चीज़ आपको पता है कि पे आउट आया और आपने सीधा CoinDCX पे, बाइनेंस पे या डायरेक्ट सेलिंग कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है,
दो जो वायोलेशन है आप करते हो। सबसे पहले बाइनेंस पे अगर आप P2P करते हो तो गाइस ये सबसे बड़ा क्राइम, मतलब मत करो भाई। बहुत बंदों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं और इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिंपल जो पैसा आता है ना, जो आपको बंदा पैसा भेजता है, 10 में से 2-3 बार तो ऐसे केस पड़ जाएंगे कि वो बंदा के पास जो पैसा आया है वो किसी फ्रॉड अकाउंट से आता है एंड उस बंदे को भी पता नहीं होता कि उसके पास फ्रॉड पैसा है, क्योंकि अब बैंक देख सकती है सारी चीज। ए बंदे ने बी को भेजा, जो बी आपको पैसा भेज रहा है, यानी आप सी हुए यहाँ पे, तो ए ने फॉल्ट किया, बी भी पेला जाएगा उसके चक्कर में और आप भी नपोगे उसके चक्कर में। तो आप अननोन बंदों से डायरेक्ट P2P मत करो, आप नॉन बंदे से करो, एक ही बंदे से करो जो उसको बार बार ट्रांजेक्शन करते हो, ताकि आप यूजुअली दिखा सको कि हाँ भाई ये बिजनेस है, मैं इससे करता हूँ, ये मेरी एग्रीमेंट अगर आप चाहिए तो आप बना सकते हो। अपने सीए को भी समझा पाओगे। देखो गाइस ध्यान रखना, सीए के लिए जितना चीज़ें आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सीए आपका इसमें दोस्त है। सीए के लिए चीज़ें इजी रखो, वो आपकी लाइफ इजी रखेगा, वो टैक्सेशन अपने हिसाब से फाइल कर देगा। बहुत बार ऐसे सीए होते हैं जो आपकी टैक्सेशन को बहुत कम कर देते हैं, वो एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, बट उनके लिए चीज़ें आसान दो, ठीक है, सिंपल ही है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है बाइनेंस के ऊपर सेल P2P नहीं करना। अगर P2P करना है, ऑनलाइन भेजना चाहते हो तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को पकड़ लो, उससे ही करो। या दूसरा सबसे बेस्ट मेथड है कैसे करो। तो गाइस इस सारे जो मेथड्स है, इन सब पे अगर आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं USDT को बताते हैं गवर्नमेंट को कि मेरे को USDT में पे आया है यूजिंग एनी सेंट्रलाइज KYC और एनीथिंग, तो आपको सीधा 34% या 30% से प्लस टैक्स देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये दिखाते हो कि मेरे को पे आउट आया है जो कि कैश में है या ऑनलाइन, तो वहां पे आप स्लैब के हिसाब से टैक्स भरोगे। USDT में गवर्नमेंट को पैसा चला तो क्रिप्टो टैक्स, अगर नॉर्मल गवर्नमेंट को पैसा आया, कैश आया, तो सिंपल वो बिजनेस टैक्स या जो आप जिस आई थिंक 18% के आसपास है जो आपकी स्लैब रेट है, उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि छोटी सी प्रॉब्लम आपको सीधा 30 से 18 इनके बीच में ला सकती है। तो क्या करना है, डायरेक्ट USDT को नहीं बताना गवर्नमेंट को, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं करनी है, ठीक है। अब गाइस इन चीज को हाउ टू फाइल टैक्सेस इन दीज कैटेगरीज, सबसे पहले जो पॉइंट आप नोट करो कि दिस सर्विस कम्स अंडर मार्केट एनालिस्ट, फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्ट वर्क, यानी इन चीजों के आप अंडर फॉल करते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यू कैन सेट ऑफ लॉसेस बिजनेस एक्सपेंसेस। तो गाइस आप कैश में डील करते हो तो कोई ज्यादा पंगा नहीं। अगर अकाउंट में CDM मशीन यानी कैश डिपॉजिट मशीन का यूज करके आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो कहीं ना कहीं आप एक्सप्लेन करवाओ कि भाई ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले में मेरा पैसा आ रहा है। अब कोशिश करो गाइस कि आप सेविंग अकाउंट नहीं करेंट अकाउंट खुलवाओ, सो दैट आपके लिए ईजी होगा। दूसरा चीज़ है कि अर्निंग बिलो 20%, अब तो थोड़ा नया रूल आ गया, तो 12 लाख से नीचे अगर टैक्स आपको पे ही नहीं करना, उसके ऊपर टैक्स पे करना है। ऑल्दो यू हैव टू फाइल टैक्सेस, टैक्स फाइल करना है नहीं ITR, ऑल्दो यू हैव टू फाइल टैक्सेस, जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भरना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो दैट्स अ वायोलेशन। स्टिक टू वन मेथड, यानी जो भी आप मेथड चूज करते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी मेथड उसको ही बार बार फॉलो करना है, सो दैट CA के लिए यूजुअल हो। अब सेफेस्ट वे टू टेक बिगर पे आउट्स / नो टैक्सेस मेथड जो मैं फॉलो करता हूँ। अब सिंपल आपको मैं समझाता हूँ कैसे। अब गाइस सबसे पहला हम बात करते हैं, आपके पास पैसा आया, आपके राइज में आया, उसके बाद आपने सीधा पैसा लिया ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, ठीक है, एंड उसके बाद वापस से डिसेंट्रलाइज वॉलेट, यहाँ पे आप मेटामास्क यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई हार्डवेयर यूज वॉलेट यूज़ करते हो। मैं तो मेरे पास साइबरपंक का है, आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे ये वाला यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पे सारा आपको जो क्रिप्टो है वो होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि ये वॉलेट एनोनिमस रहेगा, क्योंकि ये तीसरे स्टेप पे यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट और उसके बाद दोबारा से डिसेंट्रलाइज वॉलेट। क्योंकि अगर लेट सपोज इसमें आपने ट्रांजेक्शन किया किसी भी एक्सचेंज के साथ, तो आपकी KYC के हिसाब से ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेट सपोज आपकी KYC से गवर्नमेंट इस वॉलेट का यानी ट्रस्ट वॉलेट जो भी है या रेडोट पे है या जो भी आपने सीन किया है, इसका पता लगा सकती है ना, भाई ये वॉलेट है। अब इसमें पैसा कहाँ से आया, है ना, यानी इसमें पैसा यहाँ से आया, तो ये किसका वॉलेट है गवर्नमेंट कहीं पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि आपने कोई सेंट्रलाइज यहाँ पे रखा ही नहीं। ये भी डिसेंट्रलाइज है या पीछे का भी डिसेंट्रलाइज है ना। तो ये यहाँ पे ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी सारे जो आपको सेविंग्स करने हैं इस अकाउंट पे करने हैं, इस वाले वॉलेट पे करना है, बिकॉज इट विल बी नो टैक्स, मतलब यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होगा। एनोनिमस आइडेंटिटी है, आपने कभी गलती नहीं करी यहाँ से, और यहाँ पे डायरेक्ट जो बड़े बड़े परचेजेस है वो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नो टैक्सेस बिकॉज इट्स नॉट ट्रेसेबल। ट्रेसेबल ये है, यानी ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ सीधा आप गए कैश ट्रांजेक्शन कर लो भाई, सीधा जो बंदा कैश देता है उसको डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे दे दो और वहाँ से कैश ले लो, ठीक है। कल को कुछ केस हो, देखो अभी कुछ चीज़ें आई नहीं गाइस, सब चीज़ ग्रे में है, तो ये सब चीज़ जब होगा तो सभी के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। बट इनकम को ना फाइल करना दैट इज क्राइम। आप इनकम को फाइल करो चीज़ें ईजी करके, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि भाई हार्डवेयर में लिया, उसके बाद सारा नहीं निकालना, वहाँ से जो खर्च करना है सिर्फ वही निकालना है,
और वो ट्रस्ट वॉलेट में ले लो, वो रेडर पे में ले लो, या यहाँ पे हार्डवेयर की जगह आप कोई भी दूसरा ट्रस्ट वॉलेट बना लो, मेटामास्क बना लो, मतलब कोई भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट को रखो बीच में, ठीक है। तो आपको चाहिए यहाँ पे क्या, एक नीचे ट्रस्ट वॉलेट और यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट। अब इसमें जो पैसा है, यानी डिसेंट्रलाइज वन में जो पैसा है, दैट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि पता ही नहीं गवर्नमेंट को किसका पैसा है। हाँ, क्योंकि आपने इस वाले अकाउंट में पैसा डाला और इसके बाद आपने किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बेचा, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का डेटा गवर्नमेंट के पास है, यानी CoinDCX का पैसा या बाइनेंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो पता है, तो गवर्नमेंट पता लगा कि अच्छा इस वाले CoinDCX अकाउंट में इस वॉलेट से पैसा आया, यानी ये ट्रस्ट वॉलेट से, राइट। तो ये दोनों आपस में लिंक हो गए, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्सेबल होगा 30% के हिसाब से, यानी क्रिप्टो के हिसाब से। ये तब होगा जब आप इन दोनों में एक इस्टेब्लिशमेंट बना दोगे। ये कब टैक्सेबल नहीं होगा, किस केस में आप 30% नहीं दोगे, उस केस में जहाँ पे आप कैश में डील कर रहे हो। तो कैसे हम बात करते हैं कि आखिर मेरे थॉट्स क्या है, जो मेरी जो हैक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आपको अकाउंट को अपग्रेड करना है, दूसरा नॉन पर्सन से क्रिप्टो बाय करना है, तीसरा आपको सिर्फ क्रिप्टो में ही ट्रांजेक्शन करना है, यूज अदर मेथड सारे बंद कर दो। चौथा, क्रिप्टो का बाय एंड सेल करने के लिए या तो कैश डिपॉजिट का यूज़ कीजिए या तो कैश में डील कीजिए। अगर आप ऑनलाइन में करते हैं तो कोई भी P2P एक्सचेंज से मत कीजिए, डायरेक्ट P2P बंदे को पकड़ो, डायरेक्ट P2P करो, वहाँ से आप नो एक दूसरे को जानते ही हो, गाइस नो ईच अदर। KYC कर लो अगर चाहिए तो, भाई आधार कार्ड भेज के रखो। बहुत सारे बंदे तो आधार कार्ड भेज करके आजकल काम करते हैं, क्योंकि कल को पता नहीं उनके सीन हो जाए। तो अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, एंड प्लीज़ गाइज फाइल टैक्सेस, क्योंकि आई थिंक गाइज आप बहुत सारे लोग तो 12 लाख से ऊपर जा नहीं पाएंगे पे आउट्स में, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको टैक्स की उतना झंझट पड़ी ही नहीं, आप नॉर्मल टैक्स फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, टैक्स कुछ नहीं देना, क्योंकि 12% तक तो वैसे छूट है, बट टैक्स फाइल करना इज मैंडेटरी, क्योंकि कल को कुछ हुआ, कल को कुछ अभी है नहीं, कल को कुछ लॉ आए तो आप गवर्नमेंट को ये बोल सको कि चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो एटलीस्ट मैंने टैक्स तो फाइल करी है। इनफैक्ट मैं भी टैक्स फाइल करता हूँ। अब उस टैक्स में कितना देता हूँ, उसको आप किस मेथड से कम कर सकते हो, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। सिंपल सा ये है गाइस कि चीज़ें बहुत ईजी हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं बट ईजी हैं। आप इसको जितना हो सके उतना डिसेंट्रलाइज वे में यूज़ करो, किसी भी गवर्नमेंट वाली चीज़ या रजिस्टर्ड चीज़ का पार्ट ना बनो, अवॉइड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, अवॉइड P2P प्लेटफॉर्म्स। दो केसेस के लिए आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है वहाँ से, या अकाउंट में बैन लग सकता है, या अमाउंट फ्रीज हो सकता है। तो गाइज आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो। एंड गाइज जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पे आप चाहते हो, या इन पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज ये वीडियो को ऐसे लोगों के साथ करना है शेयर जो प्रॉपर फॉर्म में टैक्सेस को लेके बहुत परेशान है, सो दैट उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो। ऑल द डिटेल नॉलेज आपको हमेशा प्रोफेशनल से मिलती है, एंड आई एम नॉट प्रोफेशनल। तो गाइज इस डिस्क्लेमर के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं खत्म, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो बाकी सेम ड्रिल है, वही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो कर दो, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो। और जो भी चीज़ है कमेंट में आप मुझे गालियाँ भी दे सकते हो, अप्रिसिएशन भी दे सकते हो। बाकी बहुत मेहनत लगता है, ये बहुत सारा रिसर्च लगता है गाइस कि ये सब वीडियोस बनाने के लिए, इट्स नॉट दैट इजी इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं हम भी लायबल होते हैं। अगर कुछ हम गलत इन्फॉर्मेशन फैलाए और हमारे से कोई इन्फ्लुएंस हो गया तो हमारी भी कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बनती है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर बात करना अंटिल अनलेस आई एम नॉट श्योर। और अगर स्टिल हमसे 1% की मिस्टेक हो जाती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, आप CA से जरूर कंसल्ट करना। तो गाइस मिलता हूँ ऐसे किसी मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।